नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। छांगुर का छल जाल तुर्की तक तार। जी हां, विदेशी कनेक्शन जबरदस्त सामने आ रहा है। हिंदू बेटियों को प्यार के जाल में फंसाकर जबरन धर्मांतरण, यह साजिश आजकल देश के तमाम राज्यों से सामने आ रही है। यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा इस नेटवर्क को लीड कर रहा था। तो वहीं देखिए कि छांगुर की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पहले तो इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश, तो वहीं देखिए कई लड़कियों के सामने आकर के छांगुर के छल लोग की दास्तां उन्होंने सुनाई। छांगुर की जड़ें इस्लामिक देशों तक थी और उसे वहां से धर्मांतरण के लिए फंडिंग किया जा रहा था, वहां से फंडिंग हुआ करती थी। अब ऐसे में देखिए जांच में छांगुर का अब तुर्की कनेक्शन सामने आ गया है, जिस पर लगातार पहले ही जांच एजेंसियों की तरफ से एक शंका जाहिर की जा रही थी। अब सूत्रों के मुताबिक छांगुर को तुर्की की एक कंपनी से फंडिंग हो रही थी। अब वो कंपनी कौन सी थी, बड़ा सवाल, जिसे वो भारत में अपनी साजिश को अंजाम दे रहा था। तुर्की की शेल कंपनी, जिसे कई इस्लामिक संगठन इस्लामिक गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए फंडिंग करते हैं, उसे छांगुर के करीबी का कनेक्शन सामने आया। इस कंपनी से छांगुर का करीबी नवीन रोहरा जुड़ा हुआ था और देखिए कि 2 साल में विदेशी खातों में करीब 20 करोड़ रुपए भेजे गए थे। नवीन ने यूएई में 5 कंपनियां भी खोली थी। जांच में सामने आया कि 2019-20 से पहले नवीन रोहरा अपने आयकर रिटर्न में आमदनी जो है वो 5 से 6 लाख रुपए सालाना दर्शाता था। कंपनियां खोलने के बाद उसके खाते में अचानक से करोड़ों रुपए ट्रांसफर होने लगे। इनमें से कई खातों में हुए ट्रांजैक्शन की जांच में तुर्की की एक कंपनी का पता चला। जांच में यह भी सामने आ गया कि देखिए आय की ये जो फंडिंग है वो अवैध धर्मांतरण के साथ नेपाल सीमा पर इस्लामिक गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए भेजी जा रही थी। देखिए छांगुर ने हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का रैकेट इतना बड़ा कर दिया था कि कई अरब देश इसका कनेक्शन तक जुड़ता है। सवाल यह है कि क्या भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी? क्या धर्मांतरण के इस नेटवर्क के आका विदेशों में बैठे हैं, जिनको अभी पकड़ना बाकी है? और इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जो है वो जुड़ चुका है और उनका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम आपको बता दें कि तार कहां तक जो है छांगुर के जुड़े हुए हैं। जैसे ही इस बात का खुलासा होता है कि देखिए बलरामपुर में धर्मांतरण का इतना बड़ा खेल जारी है, जिसका अगर सिर्फ बलरामपुर तक कहें तो छांगुर मास्टरमाइंड, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे पता चला कि ये जो धर्मांतरण का खेल विदेशों से किया जा रहा था, क्योंकि फंडिंग वहीं हो रही थी और मास्टरमाइंड वहीं। हमारे साथ यहां पर एक बड़ा पैनल, लेकिन सबसे पहले आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। रुद्र प्रताप सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आपका हम रुख करते हुए समझने की कोशिश, क्योंकि देखिए धर्मांतरण का इतना बड़ा खेल, अब तक छिटपुट घटनाएं सामने आती थी। अब तक हमने मध्य प्रदेश से देखा कि किस तरह से प्यार के जाल में फंसा करके लालच दे करके धर्मांतरण जो है वो कराया जा रहा है। तरीका वही है, लेकिन नेटवर्क बहुत बड़ा। देखिए, सर्वप्रथम तो इंडिया डेली के सभी दर्शकों को मेरा सादर वंदन और भगवती से प्रार्थना रहेगी कि सभी लोग सुखी रहें और सनातन के ध्वजा को मजबूत करके हमेशा जो है खड़े रखें। एक चीज आपको बता दें, बार बार मैं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ सनातन को लेकर के या कोई एक छांगुर नहीं, इसमें पता नहीं कितने छांगुर जो है जुड़े हुए होंगे और जैसे जैसे इनकी नींव खोदी जाएगी वैसे वैसे ये चूहों की तरह और कॉकरोच की तरह निकलते हुए मिलेंगे हम लोगों को। एक चीज हम सभी को यह जानना है कि बार बार लोग कहते हैं कि सिर्फ एक ही संप्रदाय मुस्लिम को क्यों टारगेट किया जाता है, मुस्लिम का नाम क्यों लिया जाता है। आप उठा करके देखिए इतिहास भारतवर्ष में, चाहे 400 वर्ष पहले का चाहे 1000 वर्ष पहले का, हमेशा से इन लोगों ने डर, पैसा, लोभ, हर साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके सनातन को तोड़ने का प्रयास किया है, सनातन को विभाजित करने का प्रयास किया, उसको खंडित करने का प्रयास किया है। कभी यह जो है
किसी संप्रदाय को लेकर के हमें विभाजित करेंगे जातिगत संरचनाओं में, कभी यह जो है धर्मांतरण को लेकर। और यह जो धर्मांतरण का खेल है, मैं आपको बता दूं, यह वैश्विक स्तर पर जितने भी इस समाज में जुड़े हुए, मुस्लिम समाज में जुड़े हुए जो लोग हैं, इसमें बड़े बड़े लोग होंगे, बड़े बड़े जो हस्तियां होंगी इसमें जुड़ी हुई हैं, और वैश्विक स्तर पर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, भारतवर्ष के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, कि उनको पता है कि अगर वह हमें तोड़ ले गए तो वह हमें विभाजित करके हम पर पुनः शासन करने में कामयाब होंगे। यानी अभी भी देखिए फूट डालो राज करो की नीति भारत के अगेंस्ट जो है पूरे विश्व में जारी है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है यहाँ पर आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। वहीं हमारे साथ देखिए राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी जुड़ चुके हैं। राहुल लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए वैश्विक तौर पर जो षड्यंत्र की बात यहाँ पर आचार्य राकेश जी कर रहे हैं, हम चाहेंगे उसको आगे बढ़ाते हुए आप बताएं, इतना बड़ा नेटवर्क, अब तो तुर्की कनेक्शन भी सामने आ गया, कौन सा खेल खेला जा रहा है भारत के खिलाफ पूरे विश्व में? नहीं, देखिए अभी तो तुर्की का कनेक्शन आया है सामने में, लेकिन जिस तरह से तमाम जो जांच छांगुर के प्रकरण में चल रही है उसमें आपको अलग अलग कई अन्य देशों के नाम बहुत शुरुआत में आ गए थे। क्या उसमें सऊदी अरब भी आएंगे, संयुक्त अरब अमीरात का भी नाम आएगा, कई सारे जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां से ये पैसे भारी मात्रा में आ रहे हैं। क्योंकि अगर शुरुआती एसटीएफ के जांच में 500 करोड़ रुपए की बात राहुल जी, सऊदी अरब का नाम आएगा नहीं, आ चुका, पाकिस्तान का नाम आ चुका, अब तो तुर्की नया कनेक्शन और जुड़ गया जी। पहले ये राशि 500 करोड़ रुपए की थी, जब माना जा रहा था कि विदेश से इतने की लगभग राशि है। अब तो ये राशि जो है वो 2500-3000 करोड़ रुपया तक पहुंच चुकी है। तो इसलिए ये एक काफी बड़ा नेटवर्क है। और इस पूरे प्रकरण में देखिए जो चीज अभी धर्मगुरु जी कह रहे थे, मैं उसके दूसरे डायमेंशन के ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि छांगुर को लेके हम लोगों ने देखा है कि छांगुर पहले जो है कि छोटा मोटा काम कर रहा था, इधर उधर ताबीज बेचने का काम कर रहा था, लेकिन छांगुर अचानक से जो है उसका ग्राफ जो ग्रोथ ग्राफ है, उसको जिस तरह से फंडिंग मिले हैं बड़े पैमाने पे, उसने मुंबई में उसके प्रॉपर्टीज हैं, पुणे में प्रॉपर्टीज हैं, उसके अलग अलग स्तर पे देश भर के प्रॉपर्टी मार्केट में भी उसने निवेश किया है। तो ये चीजें हम लोग को देखनी पड़ेगी कि इतने हैवी ट्रांजेक्शन हुए हैं यहाँ पे। देखिए कुछ तो चीजें हम लोग देख रहे हैं कि हवाला के माध्यम से हुए हैं, और दूसरी कई चीजें हैं कि हवाला के माध्यम से लोगों के बैंक में डायरेक्ट जो है कि कम से कम 40 से 50 बैंक अकाउंट ऐसे दिख रहे हैं जिसमें करोड़ों रुपया आया हुआ है वहां से। तो एक सवाल इसके ऊपर भी देखना पड़ेगा कि हमारी जो आर्थिक जांच एजेंसियां हैं जो कि इस प्रकार से विदेशों से आने वाली पैसे पे, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो एजेंसियों से चूक कैसे हो गई? अगर आप सोच के देखिए कि वो तो धर्म परिवर्तन में प्रयोग कर रहा है, अगर विदेशों से इसी तरह से फंडिंग आएगा तब तो फिर वो पैसे आतंकवाद के लिए भी प्रयोग हो सकते हैं, दूसरे अन्य गलत कामों के लिए प्रयोग हो सकते हैं, देश को तोड़ने के लिए भी प्रयोग हो सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पर उजागर किया है राहुल लाल जी। और देखिए अतीक अहमद ना जाने किन किन के साथ जो है वो रिश्ते निकल कर के सामने आ रहे थे कि देखिए चुनावी प्रक्रिया को भी ये अपने हिसाब से घुमाया क्या करता था, और अतीक अहमद के लिए भी वो चुनाव प्रचार के दौरान उसने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद देखिए मुंबई जाता है तो एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी क्या दिखाई देता है, और क्या अंडरवर्ल्ड तौर पर भी जो है एक तरह से भारत को कहे कि परेशान करने की एक तैयारी थी, ना केवल धर्म परिवर्तन, ना केवल धर्म का एक तरह से परिवर्तन करा करके जो है राज करो शासन करो वाली नीति अपनाने की कोशिश हो रही थी, या फिर अंडरवर्ल्ड के जरिए भी जो है कहीं ना कहीं भारत को एक नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो छांगुर और बाकी उसके आकाओं की तरफ से। किरण जी देखिए अंडरवर्ल्ड के माध्यम से प्रयोग जरूर होता है। देखिए जब आप हवाला जैसे कारोबार को जब देश में बढ़ावा मिलता है तो उसमें बिना अंडरवर्ल्ड के सहमति के वो संभव ही नहीं है। तो अंडरवर्ल्ड को आप जब पैसे का हैवी ट्रांजेक्शन होगा तो उनका भी प्रयोग होगा। लेकिन मेरे लिए चिंता का विषय ये है कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, ये मामले का खुलासा ईडी जैसे जांच एजेंसी को करनी चाहिए थी। किरण जी मैं डंके के चोट पे कर रहा हूं, हमारे आपके अकाउंट पे कोई अभी 50 लाख डाल दे तो क्या इनकम टैक्स आपसे पूछताछ करने के लिए नहीं आएगा? दूसरी जांच एजेंसियां आपके सामने में सक्रिय नहीं हो जाएंगी? इनको इतना खुला मौका मिला कैसे? इन्हें ये इतना बड़ा सा टाइम गैप इन्हें कैसे मिल पाया? छोटे मोटे ट्रांजैक्शन की राशि नहीं है, बहुत बड़ी राशि है ये। बिल्कुल तो 22 अकाउंट जो है कुछ दिन पहले तक का जो आंकड़ा है हमारे पास कि 22 अकाउंट खंगाले गए, 60 करोड़ का जो है पता चला। अब उसके बाद आगे तो देखिए कितने ज्यादा खुलासे होंगे। लेकिन बड़ा सवाल एक ये भी है राहुल जी कि हमारे साथ अभी ना सरकार की पार्टी के कोई प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, ना विपक्षी दल के कोई नेता जुड़े हैं, क्योंकि देखिए सरकार जो है चाहे
चाहे हम बात करें समाजवादी पार्टी से लेकर के हम बीजेपी तक की देख रहे हैं, तो अगर आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं इसका जवाब हम उनसे ले पाते कि कहाँ ईडी और बाकी अन्य से जो है वो चूक हो गई, कैसे पकड़ नहीं पाए, क्यों हमारा इंटेलिजेंस यहाँ पर फेल हो गया, क्या यहाँ पर सरकारों की गलती है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उनके प्रवक्ता नहीं जुड़े हैं, ये सवाल हम चलिए तब तक रुद्र जी से ही पूछ लेते हैं। रुद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप भी हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ स्टूडियो में रुद्र जी जो है वो जुड़े हुए हैं। देखिए, राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं, वैसे प्रवक्ता नहीं है लेकिन हम चाहेंगे कि आप राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर इसको बताएं। चूक तो बहुत बड़ी है, सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, समाजवादी पार्टी और उसके पहले भी अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी वैसे काफी दिनों से उत्तर प्रदेश से बाहर है, लेकिन ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में इस तरह से धर्मांतरण का खेल जारी है। चूक कैसे हो गई? देखिए किरण जी, चूक की तो अगर बात करेंगे तो कहाँ चूक नहीं हुई है, हर जगह चूक है। जिस जगह पे आप देखेंगे वहीं पे चूक हो जाती है। कभी सुरक्षा में चूक हो जाती है, कभी इस तरह की एजेंसियों की बात हो जाती है, क्योंकि हम इन चीज़ों से आगे बढ़ चुके हैं। अगर आप ईडी की अगर इसी चीज़ पे जांच करा दी जाए तो आपको लगेगा कि किसी वर्ग विशेष का शोषण किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है और राजनीतिक दल उनके संरक्षण के लिए आकर के खड़े हो जाते हैं। ऐसा माहौल क्यों बन रहा है? क्योंकि देखिए, सच्चाई ये है कि बिना पैसे का कोई भी ऐसे कार्यक्रम जो इस तरह के चलाए जाते हैं, वहाँ सिर्फ मोटिवेशन पैसा होता है। पैसा ही देकर के लोगों को बरगलाया जाता है, पैसा देकर के ही उनको गलत कार्यों के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन सवाल है कि इनको संरक्षण किससे प्राप्त है और इनका मनोबल ऐसे कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि इनको सीधा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और वो संरक्षण कई तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर टीवी डिबेट की हम बात करेंगे तो उनके समर्थन में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अगर कोई ऐसी घटना होती है उसके राजनीतिक दल आ जाएंगे, उसके और चीज होते हैं। जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना हमारे लिए आम बात हो गई है। हम लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे जांच एजेंसियां कहीं और से आई हुई हैं, वो लोग भी तो हमारे आपके बीच के ही लोग हैं। हम जब उन पर रोज आरोप लगाते हैं, हम उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो उनकी भी एक लिमिटेशन होती है। जब तक उनके पास कोई चीज नहीं आती वो अपना कदम नहीं बढ़ाते हैं, वो एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे ही वो करते हैं उनके ऊपर आरोप लग जाते हैं, उनके लिए उनकी और बहुत सारी चीजों में दिक्कतें आ जाती हैं। तो सवाल है कि जब हम एक माहौल नहीं तैयार कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से कि जिसमें हर गलत को गलत कहा जाए, सही को सही और गलत को गलत कहना जब हम बंद कर देंगे। आपने देखा होगा कि इसी पर सपा के एक नेता का बयान था कि धर्मांतरण इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू धर्म में लोगों को दबाया जा रहा है। तो ये जो बयान है ये प्रोटेक्ट करता है एक ऐसे माहौल को कि जिसमें एक चीज हो जाएगा कि नहीं। अगर आपने देखा होगा कि इसी पे बहुत सारे लोगों का बयान आया है कि मुस्लिम होने के नाते उनको दबाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आपराधिक घटनाएं हैं उसको धर्म और जाति से अलग देखने की जरूरत है, उसमें धर्म जाति को मिलाने की जरूरत नहीं है। एजेंसियां यहीं की हैं, सरकारें यहीं की हैं, लोग भी यहीं के हैं। हम उनसे अलग तरह की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? रुद्र प्रताप जी, जो लोग शिकायतकर्ता थे वो लोग बहुत परेशान हुए इस मामले में शिकायत करने में। वो राज्य सरकार के, उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, वो वहां के स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर रहे थे, अलग अलग लोगों से संपर्क कर रहे थे, बहुत मेहनत मुश्किल से शिकायतकर्ता पे कार्रवाई शुरू हुआ है। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब यह है रुद्र प्रताप जी की देखिए, आपने बड़ी अच्छी चीज बोली है कि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में 2016 से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, देश में 11 वर्षों से माननीय जो है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो बिना सत्तारूढ़ पार्टी सर उसके पहले का भी जिक्र कर लीजिए ना कि और कौन मुख्यमंत्री थे। किरण जी, किस पार्टी का वर्चस्व रहा उत्तर प्रदेश के अंदर में, सर वो भी तो जिक्र कर लीजिए ना। किरण जी, उसके पहले समाजवादी पार्टी का वर्चस्व था ना, तो उसका भी जिक्र करिए ना सर। किसी पार्टी को क्यों बचा रहे हैं आप? नहीं, मैं बचा नहीं रहा हूँ किरण जी, सुन तो लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 17 से तो योगी जी आ चुके हैं, ये इनके ऊपर कार्रवाई होने में 2025 क्यों लग गए समय? जबकि तमाम याचिकाकर्ता ने आपके चैनल पे भी आके बताया कि उनके लिए ये डगर, उनके लिए संघर्ष का ये डगर आसान नहीं था, काफी संघर्ष करना पड़ा है उन्हें। तो जैसे नहीं, तो राहुल जी इसका खुलासा तो वैसे ही हुआ ना, जैसे ही एक जन की तरफ से कोई टिप्स मिला उसके बाद देखिए अभी धड़ाधड़ यहाँ पर जांच जारी है। क्या आप इस पर अभी भी सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि सही तरीके से ये जांच हो रही है? कमियां लग रही हैं क्या? मेरा ये मानना है कि अगर एजेंसियां सही मोड में, जैसा भी रुद्र प्रताप जी कह रहे हैं कि एजेंसियों के ऊपर दबाव रहता है, आर्थिक ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है, बैंक में आपके पैसे अकाउंट पे आ रहे हैं, हमारे आपके किसी के अकाउंट में अगर पैसे आते हैं अचानक से इनकम टैक्स के नोटिस आ जाते हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है सिस्टम का। 10 लाख से ऊपर के राशि आते हैं ऑटोमेटिक आपके पास जो है तो सो कॉल्ड नोटिस आता है वो। तो नहीं, तो संरक्षण तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, संरक्षण तो है।
लेकिन इसे संरक्षण दिया किसने, इसे इतने आगे तक बढ़ाया किसने? मैं तो अतीक अहमद का जिक्र कर रही हूँ, शुरुआती दौर की मैं बात कर रही हूँ, जब सिर्फ साइकिल पर ये छांगुर जो है अंगूठी और मालाएं बेचा किया करता था। मुंबई जाता है और उस वक्त में किसकी सरकार थी याद कर लीजिएगा राहुल जी, और वहां जाता है, वहां से वापस आता है, वहीं से इसका खेल जो है वो शुरू हो जाता है। क्यों उस वक्त में नहीं रोका गया, ये भी बड़ा सवाल। आज के वक्त में जांच जारी है, लेकिन देरी जरूर हुई है, सवाल उसको लेकर के भी होगा। आचार्य राकेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पे जवाब लूंगी आपसे राहुल जी, लेकिन आचार्य राकेश जी, हमारे सहयोगी राहुल भाई के साथ हम इससे पहले भी इस विषय पर एक बहस में शामिल हो चुके हैं। राहुल भाई ने तब भी एक प्रश्न किया था और उसका मैं आज फिर से प्रत्युत्तर दे रहा हूं, और रुद्र प्रताप जी ने 100% सत्य कहा। राहुल जी, आपने उस दिन कहा कि प्रताड़ित करके निचले वर्ग को लक्ष्य किया जा रहा है, तो आप भूल गए कि उसमें उन्होंने सवर्णों का भी रेट रखा था, ठाकुरों का भी रेट रखा था और ब्राह्मणों का भी रेट रखा था। दूसरी चीज, आपने कहा कि सरकारें कर क्या रही हैं, तो आपको बता दूं कि यह साम्राज्य कोई आज एक दिन में या 2016-17 से नहीं खड़ा हुआ है, ये पहले से खड़ा हुआ है। और लगातार जो विदेशी फंडिंग के, और आपने कहा ना एक शब्द, आप तो बार बार बोल रहे हैं कि 10 लाख से ऊपर आ जाए तो अकाउंट के आपको नोटिस आ जाएगी। अरे महानुभाव, आप ये देखिए कि वहां जो है एजेंसियां रजिस्टर्ड करा करके, एनजीओ ट्रस्ट रजिस्टर्ड करा करके विदेशी फंडिंग लिया जा रहा है, जो पिछली सरकारों ने एफसीआरए पर नियंत्रण ही नहीं रखा, और अब जाकर के उस पर धीरे धीरे करके नियंत्रण रखा जा रहा है। बार बार आप अगर सिर्फ एजेंसियों पर और बार बार आप समाज पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो मुझे लगता है कि आप छांगुर जैसे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप उनको बढ़ा रहे हैं। आप क्यों नहीं खुल करके विरोध करते हैं कि ऐसे लोगों को जो है गर्त में मिलाना चाहिए? जो ये कोई सनातन के खिलाफ षड्यंत्र नहीं है, ये कोई धर्मांतरण नहीं है राहुल जी, ये देश को विभाजित करने का और देश को जो है तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तुर्की जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश, नेपाल जैसे हमारे पड़ोसी इसमें शामिल हो रहे हैं। इसका अभिप्राय नहीं है कि सिर्फ हमारे धर्म के लिए खतरा है। आ रहे आपके पास आचार्य राकेश जी, आप ही के सवाल का जवाब ले ले राहुल जी। मैं कह रहा हूं कि आचार्य जी कह रहे हैं कि मैं समर्थन कर रहा हूं, अरे मैं तो कह रहा हूं छांगुर को लटका दीजिए, अभी फांसी को लटका दीजिए, मैं तो मना नहीं कर रहा। मैं तो उल्टे चिंतित हूं कि हमारे आर्थिक तंत्र में इतनी बड़ी सेंधमारी कोई कर जा रहा है और वो पता में नहीं आ रहा है। देखिए, ये काम किरण जी सीधे सीधे जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका काम है। विदेश से पैसे आ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि विदेश से जब पैसे किसी के पास आ जाएंगे, इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने दावा किया कि उन्होंने 50,000 से ज्यादा एनजीओ को रोक लगा दिया कि विदेशी फंडिंग का प्रयोग ना कर सके। फिर भी छांगुर जैसे लोग कैसे बचे चले आए? अभी अलग अलग हिस्से में देखिए, हमें दुख इस चीज का है कि धर्मांतरण को लेकर रैकेट्स कहां पर सक्रिय है। धर्मांतरण को लेकर जो बड़े मामले दिखाई देते हैं किरण जी, वो या तो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है या मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में भी आप देखिए, चाहे अड्डा बना हुआ है, इंदौर अड्डा बना पड़ा हुआ है या फिर भोपाल अड्डा बना पड़ा हुआ है। नहीं तो राहुल जी, आपका इशारा इस तरफ है कि बीजेपी की सरकार है, इसीलिए धर्मांतरण का इतना बड़ा खेल जो है वहां चल रहा है। और नहीं, इशारा इधर है क्योंकि आपने सिर्फ 2 जगह का नाम लिया, लेकिन ये खेल आज से तो नहीं होगा। मेरा सवाल देखिए यही है कि अगर आप कोई वृक्ष लगाना चाहते हैं, बीज जब बोते हैं, अगर उसी समय उखाड़ लिया जाए, चलिए छोटा सा एक पौधा भी पनप गया, आप तभी अगर उखाड़ लेते तो शायद इतनी जड़ें वो नहीं जमा पाता। आज तो काटने में वक्त लगेगा ना सर, क्योंकि तने मोटे हो गए हैं उसके। तो एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करी हूं कि शुरुआती तौर पे जी इसका जवाब दीजिए, फिर रुद्र जी से इसका जवाब हम लेंगे। और किरण जी, छांगुर का विकास क्रम आपको देखना पड़ेगा। छांगुर को अगर आप देखें तो 2017 तक में भी छांगुर के क्या इतना विशाल साम्राज्य था? नहीं था। छांगुर का बलवानपुर में जाके पूछ लीजिए लोगों से, उसकी क्या स्थिति थी। छांगुर ना केवल पैसे का प्रलोभन देता था, लोगों को फर्जी मुकदमे का भी डर लगाया करता था। जो लोग उसके चंगुल में नहीं फंसते थे उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा के उनको जेल भेज देता था। अब बताइए, क्या इसमें प्रशासन की भागीदारी शामिल नहीं रही? किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा लगा के आप उसको जेल भेज दे रहे हैं। तो छांगुर बहुपक्षीय ढंग से लोगों के ऊपर हमला कर रहा था। ये पूरे प्रकरण में जो रुद्र जी, इतनी जबरदस्त पकड़ छांगुर की होते चली गई, इस बीच में किसी को भनक तक नहीं, जिसका देखिए जिक्र राहुल जी भी कर रहे हैं। और मैं बार बार यही बात कहूंगी, अगर शुरुआती दौर में ही इसको उखाड़ करके फेंक दिया जाता तो संभवतः आज ये स्थिति नहीं होती। चुनावी फायदा लेने के लिए सिर्फ राजनीतिक दल या अतीक अहमद जैसे लोग जो हैं वो फायदा उठाते हैं और छांगुर जैसे लोगों को यहाँ पर रहने की जो है एक इजाजत देते हैं, संरक्षण देते हैं कि आप कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा।
देखिए किरण जी, सच को समझना पड़ेगा। जो ये शुरुआत होती है और उनका जिससे सामना होता है बहुत निचले स्तर के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो केंद्र सरकार के साथ डील कर रहे हैं, भारत सरकार के साथ कर रहे हैं, प्रदेश सरकार के। वो अपने लोकल एरिया में अपना नेटवर्क फैलाते हैं और पैसे के दम पर उन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। जब ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं और बड़े लेवल पे आ जाती हैं, तब हमारे आपके बीच की जानकारी में आती है और तब उस पर कार्रवाई हो पाती है। अब एक थाने लेवल पर क्या हो रहा है, इस चीज़ को जब तक वो बाहर नहीं आएगी तब तक कोई नहीं जान सकता। देखिए, हम लोग थ्योरी में बात करें, बड़ी बड़ी बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें, वो चल सकता है, लेकिन सच आज भी देश का यही है कि आप एक थाने लेवल पर जाकर के देख लीजिए कि वहां की स्थिति क्या है। तो जब उनका मैनेजमेंट वहां से शुरू होता है और उनको संरक्षण देखिए किसी भी तरीके से मिलता है। आज के डेट में हम लोग राजनीति की चीजों को देख रहे हैं, देश में राजनीतिक संरक्षण नहीं है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर संरक्षित नहीं किया जाता। अभी हमको पुलिस अगर किसी पूछताछ के लिए बुला लेती है तो मैं विक्टिम कार्ड खेलने पर उतर जाता हूं कि मुझे बुलाया गया किस लिए। भाई, प्रशासन के लोग भी तो उसी चीज पे काम कर रहे हैं, हमारे बीच के लोग हैं। अगर उनको किसी बात पे शंका होती है तो उसमें हम संरक्षण क्यों देने को तैयार हो जाते हैं किसी भी धार्मिक आधार पर। और उसके बाद जो कह रहे हैं, राहुल लाल जी एक बात बार बार कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आप भेज के देखिए, कोई नोटिस नहीं आएगा। इतना सिस्टम अपने देश का स्ट्रांग नहीं है जितनी हम बात कर रहे हैं। हम हजारों काम करके चले जाते हैं, जब न्यूज आती है तब हमें पता चलता है। अगर विदेशों से फंडिंग होगी, 10 लाख तक भी आएंगे तो अब किरण जी, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं। आप इस देश में सबसे बड़ी समस्या है कि हम सिस्टम को नीचे से नहीं समझ रहे हैं। जिस आधार पर इस देश में पैसे आ सकते हैं वो सारे पेपर उनके पास हैं, तो आप उनको कैसे रोक सकती हैं? जब किसी को कोई जो प्रोसेस है वो पैसे को यहां मंगा करके और उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं वो एक अलग बात है। पैसे मंगाने का के लिए आप ये कह रहे हैं कि उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट है, वो पूरे डॉक्यूमेंट आप जब आप जांच रिपोर्ट में देखेंगे कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं मिलेंगे, क्योंकि अपने देश में जो डॉक्यूमेंट बनाने की प्रक्रिया है उसमें कौन सी इतनी डिफिकल्टी है, क्या नहीं बन सकता इस देश में, जरा बताइए। तो सवाल है कि हम उन चीजों पर जाते नहीं है। इस पे भी फिर खड़ा होगा ना कि डॉक्यूमेंट्स इतनी आसानी से अगर फर्जी बना रहे हैं तो वो बन कैसे जा रहे हैं? तो यानी लूप होल जो है वो हमारे निचले स्तर पे ही, जिसका जिक्र आपने किया। किरण जी, इसमें कोई नई बात ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग इससे दरकिनार कर रहे हैं, हम सच का सामना करने से डर रहे हैं। आज आप एक बात बताइए, आप दूसरे नाम का आधार कार्ड आपको बनाना, क्या नहीं बनवा सकती हैं आप? बन जाएगा। सच को हमको मानना पड़ेगा कि हमारे सिस्टम में गलती है, क्योंकि ये जिम्मेदारी जिसको दी गई है वो बहुत छोटे तबके का आदमी होता है। उसको मैनिपुलेट करना और उसको किसी भी तरह से मैनेज करना बहुत आसान काम होता है। जितने डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट हैं वो कौन करता है? क्लर्क लेवल का आदमी करता है। और आप बता दीजिए, आज के डेट में राहुल लाल जी भी हैं बैठे पे कि कौन से डॉक्यूमेंट अपने देश में नहीं बनाए जा सकते। सबसे ओरिजिनल पेपर तो उन्हीं के पास हैं जो गलत काम कर रहे हैं। एजेंसियां उन पर कार्रवाई कैसे करेगी जब तक उनके डॉक्यूमेंट बात नहीं आएगी? आचार्य राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर की बात सुन लेते हैं। आचार्य राकेश जी। देखिए किरण जी, राहुल जी उसी प्रकार की बात कर रहे हैं कि कैंसर डिटेक्ट हो गया तो इतना लेट क्यों पता चला। इस पर ये नहीं फोकस कर रहे हैं कि उस कैंसर का इलाज भी हो रहा है, उस कैंसर की नसों को जो है तोड़ा जा रहा है, निकाला जा रहा है। और जो चीज आदरणीय रूप प्रताप जी कह रहे हैं उसको मैं पूरक करता हूं कि हमारे भारतवर्ष का जो प्रशासन है, जो प्रशासन तंत्र है, वह जो है एक निचले स्तर से होकर के उच्च स्तर तक जाता है। और ऐसे लोग, जो आपने किरण जी कहा कि पौधा जब बन रहा होता है तो कुछ राजनीतिक लोग जो हैं इनमें जो है खाद डालने का और जल देने का काम करते हैं, और वह धीरे धीरे करके उस लोकल स्तर पर उस संयंत्र तंत्र में पूर्ण रूप से अपनी पैठ बना लेता है। तो ऐसी अवस्था में वह थाने से बाहर आवाज नहीं जा पाती। आप देखें ना, जितनी भी कंप्लेन आई है थाने से आगे उनकी आवाज पहुंच ही नहीं पाई। उनको लोकल स्तर पर ही दबा दिया गया, धमका दिया गया कि आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपको मैं फंसा दूंगा। आचार्य राकेश जी, देखिए राहुल जी का एक और आरोप, एक और बात वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि अभी भी थाने में जाकर के अगर पीड़ित कोई लिखवा रहे हैं तो उनको तब अभी भी दिक्कतें आ रही हैं, लोग डर रहे हैं जाने से। बिल्कुल किरण जी, यही चीज हमें समझना है। और दूसरी चीज, जब यह जो है विशेष रूप से सामाजिक स्तर पर कुछ सामाजिक संगठनों ने इस आवाज को बुलंद किया, जब यह मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने आवाज उठाया, हमें मंच मिला आवाज देने का, तो इसका विकराल स्वरूप देखने को मिला। और इसमें केंद्र सरकार ने अपना पूरा जो है, जो अपनी खुफिया एजेंसियां थी, जो उनके
जो इकोनॉमिक एजेंसियां थी उनको लगाया। दूसरी चीज आपको किरण जी बता दें कि राहुल जी जो बार बार कह रहे हैं उसको ये करेक्ट करें कि एक सेविंग अकाउंट में 10 लाख आना और एक एफसीआरए अकाउंट खुला हुआ हो उसमें विदेश से 10 लाख आना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बता दें राहुल जी, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि आप विदेश से अपने भी अकाउंट में अगर आप व्यक्तिगत किसी से मंगाना चाहते हैं तो 40 लाख के ऊपर आपको ब्यौरा देना पड़ता है कि कहां जा रहा। तो 10 लाख का बार बार आप नाम जिक्र मत करिए। और अगर कोई 100 अकाउंट लेकर के 40 लाख मंगा रहा है, बिल्कुल, यानी कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करके ऐसी चीजें हो सकती हैं और ये प्रोसेस है, क्योंकि आज तो फैमिली मेंबर्स जो है वो रहते हैं विदेशों में और वहां से भी पैसे भेजते हैं, फिर ये इतना मुश्किल हो जाता है। राहुल जी जवाब दीजिएगा, वक्त की कमी, अब फिर वाइंड अप करेंगे इसके बाद। किरण जी, सबसे पहली चीज तो यहाँ राशि जो है वो 10-20 लाख वाली राशि नहीं है। यहाँ पे आपने एग्जांपल 10 लाख का दिया था ना, उस पे रुद्र जी ने कहा ना, मैं उसी के ऊपर कह रहा हूँ। मैं तो और छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं हम लोग, उसमें संदिग्ध अगर किसी अकाउंट का हो तो फिर सोचिए कि कितने सारे लोगों के बैंक अकाउंट अचानक से जो है वो उसको सीज कर दिया जाता है। उसमें यूपीआई के मामले में भी देखा है हम लोगों ने। नहीं, जब तक आप कंप्लेन नहीं करें सर तब तक नहीं होगा। अगर आपका ट्रांजैक्शन गलत हो गया, कंप्लेन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। नहीं किरण जी, मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं, व्यवस्थाएं हैं बनी हुई, इनको व्यवस्था तंत्र के भीतर से और सत्ता तंत्र, जो भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, डबल इंजन वाली सरकार है, उनके भीतर से ही किसी का समर्थन प्राप्त था इन्हें। ये तो यकीन मानिए कि मीडिया में ये खबरें आई है, जो लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं, उन्होंने काफी मजबूती से संघर्ष किया। नहीं तो वो लोग तो लगातार कह रहे थे कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी संपर्क कर रहे थे और वो लोग भी इस मामले में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे थे। इसी चैनल पे आपके डिबेट में यहाँ पे लोगों ने बताया, याचिका करता हूँ। ठीक है राकेश जी, कुछ कहने सर, जल्दी से अपनी बात को 30 सेकंड्स में रखिए। जी, मैं यहाँ पर केंद्र सरकार का 100% मैं सहयोग का इस विषय में जो है सराहना करता हूं कि अपनी एजेंसियों को सक्रिय रूप से लगा करके जितनी जल्दी एक एक नसों को उखाड़ करके फेंक रही है, जल्द ही छांगुर के सारे जो है संयंत्र फेंक दिए जाएंगे और राहुल शाह जी यही देखेंगे। राहुल जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे साथ आप जुड़े यहाँ पर। आचार्य राकेश जी हमारे साथ, राहुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रुद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।